किसी भी व्यावसायिक संस्था की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन साउंड तभी मानी जा सकती है जबकि वो फ्यूचर लॉसेस के लिए, फ्यूचर एक्सपेंसेस के लिए अपने करंट प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट रखे। भविष्य की हानियों के लिए, उसको पूरा करने के लिए सामान्यतः जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उससे दो प्रकार के रकमें निकाल करके रखी जाती हैं। एक तो रकम वो होती है जो प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कैलकुलेशंस के पहले निकाली जाती है, और एक वो होता है जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद रखा जाता है। इन दोनों अमाउंटों को, इन दोनों रकमों को हम रिजर्व, प्रोविज़न या फंड के नाम से जानते हैं। जो प्रोविज़न होते हैं मुख्य रूप से दो नेचर के होते हैं, एक रेवेन्यू नेचर का होता है और एक कैपिटल नेचर का होता है। कैपिटल नेचर का जो कैपिटल लॉस के लिए पूरा किया जाता है उसको हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं। रेवेन्यू नेचर का जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस के लिए या जो लाभ बांटा जाता है उसके उद्देश्य के लिए रखा जाता है, या जो नेट प्रॉफिट है उसके कैलकुलेशन के लिए रखा जाता है। रेवेन्यू रिजर्व भी आपके दो प्रकार से होते हैं, एक तो जनरल रिजर्व या प्रोविज़न कहते हैं और दूसरा जो है स्पेसिफिक रिजर्व या तो हम इसका मतलब समझते हैं कि क्या होता है, सबका अलग अलग। कैपिटल रिजर्व ये पूंजी संचय कहलाता है। इसका निर्माण पूंजीगत लाभों से होता है। पूंजीगत लाभ का मतलब ये है कि कंपनी की एसेट से, कंपनी की संपत्तियों से, कंपनी की पूंजी के कारण जो लाभ उत्पन्न होते हैं। जैसे कंपनी शेयर और डिबेंचर इशू करती है, उस पर प्रीमियम मिलता है। इसके बाद प्रॉफिट प्री इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी व्यवसाय करना शुरू करती है और उसका इनकॉर्पोरेशन व्यवसाय प्रारंभ करने के कुछ दिन बाद होता है, तो इस पीरियड का यानी जो प्रॉफिट होता है उसको प्री इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। ये कैपिटल रिजर्व माना जाता है और ये डिविडेंड में यानी कि शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में नहीं बांटा जाता। इसके बाद जो शेयर फॉरफिट किए जाते हैं, री इशू के बाद जो बचता है अमाउंट वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। इसके अलावा कोई व्यवसाय या संपत्ति खरीदी जाती है या बेची जाती है, इसके कारण जो प्रॉफिट उत्पन्न होगा तो उसके कारण ये कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है। खुद के शेयर कभी कंपनी खरीदती है, पहले तो ये परमिशन नहीं था, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 के बाद जो है बाई बैक ऑफ शेयर्स हो गया। तो इसके अधीन अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल रिजर्व उसमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद प्रॉफिट ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, जब कंपनी की स्थिति खराब होती है तो उसका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है, और ऐसी दशा में एसेट्स और लायबिलिटी के रिवैल्यूएशन के बाद सारे जो एसेट्स हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, उनको समाप्त करने के बाद जो रकम बचती है उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कहाँ पर, कैपिटल रिजर्व में। इस तरीके से कैपिटल रिजर्व बनाया जाता है इन मदों से या इन रकमों से। इसका उपयोग केवल कैपिटल लॉस को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी इसको लाभांश के रूप में बांटा जा सकता है। ये लाभांश के रूप में तभी बांटा जाएगा जब कंपनी के पार्षद सीमा नियम या पार्षद अंतर नियम इसके वितरण पर प्रतिबंध न लगाते हों। मतलब कि अगर उसमें इसके डिस्ट्रीब्यूशन पर, डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूशन पर अगर रोक नहीं लगाई गई है तो वो बांटा जा सकता है। इसके बाद ये पूंजीगत लाभ नकदी में प्राप्त किया गया हो और फिर जो है जो संपत्तियां
के पुनर्मूल्यांकन के बाद भी ऐसे लाभ उत्पन्न हुए हैं, तो इनको लाभांश के रूप में हम बांट सकते हैं। इसके बाद कैपिटल रिजर्व के बाद आपका रेवेन्यू रिजर्व आता है। रेवेन्यू रिजर्व ये केवल प्रॉफिट एंड लॉस से ही बनाया जाता है, और ये प्रॉफिट एंड लॉस के पहले बनाया जाता है, यानी नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के पहले बनाया जाता है और नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद बनाया जाता है। अगर नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के पहले बनाया जाता है तो इसको हम प्रोविज़न के नाम से जानते हैं। मतलब रेवेन्यू रिजर्व जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या सरप्लस से बनाया जाएगा। अगर नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के पहले अगर प्रोविज़न ये रिजर्व बनाया जाता है तो उसको हम प्रोविज़न कहते हैं। काहे के लिए बनाया जाता है ये, कि जो कुछ लाइबिलिटी होती हैं यानी कुछ खर्चे होते हैं उनको पूरा करने के लिए इसको बनाते हैं। मतलब ये लाइबिलिटी नोन है लेकिन इसका अमाउंट अननोन है। मतलब कितना अमाउंट खर्च होगा ये तो नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि किस मद में हमें व्यय करना। जैसे आपका रिपेयर्स एंड रिन्यूअल होता है, संपत्तियों के रिपेयर्स और रिन्यूअल के लिए प्रावधान की ज़रूरत पड़ती है। तो संपत्तियां जो पहले खरीदी जाती हैं तो उस समय तो कम उसका रिपेयर होता है, बाद में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम उसके प्रॉफिट से इसका प्रोविज़न कर लेते हैं। इसके बाद देखेंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स है, प्रोविज़न फॉर टैक्स है, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हैं, ये प्रोविज़न फॉर कॉन्टिजेंसी है। मतलब ऐसा कि जो आकस्मिक कार्य पड़ जाए उसके बाद ये उसके लिए ये बनाया जाता है। 3 कारणों से हम जो है वो अमाउंट तो बनाते हैं, मतलब प्रोविज़न तो बनाते हैं, लेकिन इसकी रकम अननोन होती है। ये प्रॉफिट से बनाए जाते हैं। इसमें से कुछ नेट प्रॉफिट के पहले लिखे जाते हैं, कुछ रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफ़र करने के पहले लिखे जाते हैं। जैसे आपका प्रोविज़न फॉर टैक्स है, रिजर्व नेट प्रॉफिट के बाद ही निकाला जाता है, लेकिन जब सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस में बैलेंस शीट में दिखाने जाएंगे तो उसके पहले प्रोविज़न को हम घटा देते हैं। इसी तरीके से प्रोविज़न फॉर कॉन्टिजेंसी घटा दिया जाता है। अब इसके बाद रिजर्व आता है। रिजर्व यहाँ जो अमाउंट नेट प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट के कैलकुलेशन के बाद जो अमाउंट रखे जाएंगे वो आपके रिजर्व कहलाते हैं। इससे साउंड फाइनेंशियल पोजीशन इनकी होती है कि जो प्रॉफिट बांटा जाए या कैपिटल में प्रॉफिट को ऐड करने के पहले उसका कुछ पोर्शन निकाल करके रख लिया जाए, तो इसको हम रिजर्व बोलते हैं। यह रिजर्व आपका 2 तरह का होता है, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व। क्या है जनरल रिजर्व में कि जैसे आपके अननोन लाइबिलिटी कोई है, यानी कि भविष्य में ऐसा कोई लाइबिलिटी हो सकती है जिसका पेमेंट करना पड़े और अमाउंट भी नहीं जानकारी है, उसके लिए ये जनरल रिजर्व बनाया जाता है और ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनाते हैं। इसी तरीके से आपका स्पेसिफिक रिजर्व आता है, यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया उसमें से कुछ हिस्सा निकाल करके विशेष पर्पस के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए रख लिया जाता है। जैसे डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड क्या है कि लाभ, कभी कंपनी को अगर लाभ कम हो या लाभ ना हो तो लाभांश कैसे बांटेगी, लाभांश को बराबर रखने के लिए ये डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड रखा जाता है, बनाया जाता है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट में रखा गया है उसको लॉस को पूरा करने के लिए एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बनाया जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं, बल्कि उसके अमाउंट में जो कमी और अधिकता होती है उसके लॉस को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड करते हैं। इसी तरह से वर्कमैन कंपनसेशन फंड। कर्मचारियों को दुर्घटना के कारण, कर्मचारियों की दुर्घटना हो जाने पर उनको जो क्षतिपूर्ति देनी होती है उसके लिए हम वर्कमैन कंपनसेशन फंड बनाते हैं। इसी तरीके से डिवेंचर रिडम्पशन फंड या सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ऋणपत्रों के भुगतान करने के लिए प्रॉफिट से जो रकम ट्रांसफ़र करके रखी जाती है वो आपकी सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडम्पशन फंड कहलाती है। इसके बाद आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व आता है, वैधानिक संचय आता है। कंपनी अधिनियम द्वारा कुछ ऐसे अमाउंट रखने के लिए कंपनियों को कहा गया है जिनको हम वैधानिक संचय या लीगल प्रोविज़न या लीगल रिजर्व के नाम से जानते हैं। तो क्या इसमें है कि डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, जैसे कुछ ऐसे संस्थाएं होती हैं
ऐसे कंपनियां होती हैं जिनके भविष्य में अपने व्यापार को बढ़ाना होता है, उसके लिए इनको बनाया गया। जैसे ऑयल का कंपनियां हैं या आपके माइंस कंपनियां हैं, तो कुछ दिनों के बाद जब उनका स्टॉक खाली हो जाता है, उसके लिए बाद नई कि कंपनी की ज़रूरत पड़ती है, तो इस दौरान वो उनको बनाने के लिए ये कहा गया है। इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व होता है, फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व है और टी डेवलपमेंट रिजर्व है। जैसा कि जानते हैं कि टी गार्डन जो है, जब चाय की पत्तियां ये सब समाप्त हो जाते हैं, टी प्लांट समाप्त हो जाते हैं, तो नए प्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसी तरीके से आपका ये रिजर्व जो प्रॉफिट एंड लॉस से बनाए जाते हैं या विभिन्न प्रकार के जो कैपिटल आइटम्स का प्रॉफिट होते हैं उससे बनाए जाते हैं। लेकिन एक रिजर्व यहाँ सीक्रेट रिजर्व होता है, गुप्त संचय जिसको कहते हैं, जो बैलेंस शीट में, कंपनी की बैलेंस शीट में, व्यावसायिक संस्था की बैलेंस शीट में तो नहीं दिखाया जाता है, लेकिन वो वास्तव में रहता है। ऐसी गुप्त संचय प्रायः जो फाइनेंशियल संस्थाएं होती हैं, जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनियां हैं, बैंक्स हैं या आपके फाइनेंस की कंपनी है, उसके लिए ये सब ज़रूरी होता है कि वो अपना सीक्रेट रिजर्व बना करके रखें। ये वास्तव में तो होता है लेकिन कहीं दिखाई नहीं देता है। तो कैसे इसका निर्माण करते हैं, कैसे बनाते हैं? जैसे आपकी बैलेंस शीट में संपत्तियां हैं, दायित्व हैं। संपत्तियां अब अगर वास्तव में वास्तविक मूल्य से कम दिखाई जाएंगी, जब ज़रूरत पड़ेगी बेचा जाएगा तो उनको वास्तविक मूल्य मिलेगा। इस तरीके से जो डिफरेंस आएगा वो आपका सीक्रेट रिजर्व कहलाता है। लायबिलिटी जो है कुछ ज़्यादा दिखा करके दी गई, जबकि वास्तव में कम ही भुगतान किया जाता है। स्टॉक का मूल्यांकन जो है वो आपका कम किया जाए, या डेप्रिसिएशन आपके अधिक लगाए जाएं, या जो है प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स जो हैं अधिक लगा दिए जाएं। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कोई संपत्ति पर व्यय किया गया है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया जाए। तो इस तरीके से आपका ये गुप्त संचय का निर्माण होता है। अब ये जितने भी संचय होते हैं, जितने भी प्रावधान हैं, इसको हम 3 कैटेगरी में बांटे हैं। एक तो जैसा आपका स्टैट्यूटरी रिजर्व है वो तो है ही अलग, वो वैधानिक रूप से रखना जरूरी है, लेकिन बाकी रिजर्व को हम 2 रूप में बनाते हैं। एक तो रिजर्व आपका ये है कि जो लायबिलिटी माना जाता है, जिसका पेमेंट करना है। एक रिजर्व ऐसा है जो लायबिलिटी नहीं माना जाता है, जिसको हम प्रोप्राइटर्स फंड या आपके शेयर होल्डर्स फंड में या कैपिटल फंड में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं रिजर्व फंड, या जिनको हम ये रिजर्व एंड प्रोविज़न, जिनको हम लायबिलिटी मानते हैं? जैसे प्रोविडेंट फंड है कर्मचारियों का, या कर्मचारियों का पेंशन फंड है, प्रोविज़न फॉर टैक्स है, एम्प्लॉय सेविंग बैंक डिपॉजिट है, पब्लिक डिपॉजिट है, लीज होल्ड रिडम्पशन फंड है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। इनको कंपनी को पेमेंट करना होता है, कंपनी द्वारा ये पेमेंट किया जाता है, इसलिए इसको हम लायबिलिटी कैटेगरी में मानते हैं। अगर कोई कंपनी अपना बिजनेस को बेचती है या कोई भी कंपनी खरीदती है तो इसको भी उसको देना पड़ता है या लेना पड़ता है। लेकिन बाकी जो रिजर्व एंड सरप्लस रिजर्व और फंड आते हैं वो प्रोप्राइटर्स फंड में ट्रांसफ़र किए जाते हैं या माने जाते हैं। जैसे आपका कैपिटल रिजर्व है, यह शेयर होल्डर्स फंड में दिखाया जाता है। रिजर्व फंड या जनरल रिजर्व है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, लाभांश सामान्यीकरण कोष, ये भी आपके प्रॉफिट से सरप्लस से बनाया जाता है। इंश्योरेंस फंड है, बीमा कराने के लिए जो फंड रखा गया है। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ये सारे जो फंड हैं, सभी फंड हैं वो कंपनी के सरप्लस से या कंपनी के लाभों से बनाए जाते हैं। इसके बाद सिंकिंग फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हैं, या आपके जिसको डिबेंचर रिडम्पशन फंड कहते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जिसको आप शेयर प्रीमियम के नाम से जानते हैं, और एक्सीडेंट कंपनसेशन फंड है। ये जो आपके रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में ये बताया गया, ये खास करके जब फाइनल अकाउंट का चैप्टर आप पढ़ते हैं तो उस समय इसकी ज़रूरत पड़ती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में कहाँ इसको दिखाया जाएगा। धन्यवाद। इसके संबंध में ये बातें आपको समझ में आई होंगी ज़रूर। अब हमारे चैनल को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। किसी भी व्यावसायिक संस्था की आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल पोजीशन साउंड तभी मानी जा सकती है